हे एवरीवन, मैं हूं खुशबू। आज मैं आपको बताने वाली हूं कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में नोटिस क्या होता है, कितने तरह की होती हैं और प्लस कौन सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें एजेंट को जो नोटिस दी जाती है वो प्रिंसिपल की नोटिस नहीं मानी जाती है, कौन सी सिचुएशन में प्रिंसिपल की नोटिस मानी जाती है। तो ये सारी चीजें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 3 जो है वो आज मेरा फिनिश हो जाएगा। तो जिसने भी अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस ना देखे हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप वो सारे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया हुआ है कि प्रॉपर्टी क्या होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताई हुई है, तो मैंने उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप वहां से जाके मेरे वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि नोटिस क्या होती है। देखिए, अगर हम एक हिंदी में देखें तो हमें समझ में आ रहा होगा कि सूचना, लेकिन अगर हम एज पर लॉ लैंग्वेज में देखें तो नोटिस, पहले तो हम एक सिंपल लैंग्वेज समझते हैं कि नोटिस के जो होते हैं वो दो तरह से बोली जाती है। एक तो अगर हम लॉ में देखें तो उसे नोटिस बोला जाता है, लेकिन अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो उसे इंफॉर्मेशन बोला जाता है। यानी कि अगर आप कोई भी ऐसा कस्टमर, आप सोचिए अगर आप कोई भी चीज परचेज करने जा रहे हैं तो क्या आप जो प्रोडक्ट परचेज करने जा रहे हैं आपके पास उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन है या नहीं है, या जो भी पर्सन आपको, जो भी सेलर आपको कोई भी चीज सेल कर रहा है तो क्या वो आपको प्रॉपर उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है। अगर हम एक डेली रूटीन की बात करें, अगर हम कहीं भी कोई भी मॉल में कोई भी चीज परचेज करने जाते हैं, कोई एक ग्रोसरी में कोई भी सामान लेने जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे तो हम सबसे पहले उस प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट देखते हैं ना। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि उसने जो वहां पे सामान रखा हुआ है, वहां पे सारे सामान एक साथ रखे हुए हैं, क्या वो हमें उस चीज की नोटिस दे रहा है, क्या सेलर हमें उस चीज की इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये सामान खराब हो चुका है, ये सामान खराब नहीं है, वो सारे एक साथ लगा दे रहे। तो यही चीज जब हम कोई प्रॉपर्टी भी परचेज करने जाते हैं तो वहां पे भी हमें बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि क्या हमें उस प्रॉपर्टी की प्रॉपर नोटिस है। तो यहाँ पे अब हम सेकंड चीज ये देखते हैं कि जो नोटिस है वो कहाँ पे वर्क करती है, क्यों ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज में नोटिस की बात कही गई है, क्यों नोटिस को एक प्रॉपर डिस्क्राइब किया गया है, वो भी सबसे पहले के पार्ट में। तो हम पहले तो ये बता रहे हैं कि जो नोटिस है वो जब आप इन फ्यूचर में कोई भी सूट फाइल करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए तो ये वहां पे वर्क करती है। अब ये वहां पे किस तरह से वर्क करती है, ये वर्क करती है मेंटेनेंस के लिए। अगर कोई भी पर्सन, कोई भी ए पर्सन है जो कि जो किसी पर्सन सी को जो है प्रॉपर्टी सेल करता है, लेकिन ए उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है और उसका मालिक यानी कि टाइटल किसके पास है, बी के पास है। तो बी क्या करता है, मेंटेनेंस किसका हुआ, वहां पे बी का हुआ, ठीक है, लेकिन ए जो है वो धोखे से सी को प्रॉपर्टी दे देता है। तो क्या सी को इस बात की इंफॉर्मेशन थी कि जो मेंटेनेंस है वो बी के पास है, बी को मिलना चाहिए। और जब फ्यूचर में बी सी पे जाके कोई भी सूट फाइल करता है, कोई भी पिटीशन फाइल करता है, तो वहां पे जब अपने मेंटेनेंस के लिए, तो वहां पे ही ये इंफॉर्मेशन, जो नोटिस है वो नोटिस यहाँ पे ही यूज होती है मेंटेनेंस के लिए। तो जब भी कोई बात दायर होता है, कोई भी सूट फाइल होती है, तो वहां पे सबसे पहले यही पूछा जाता है कि क्या आपको इस चीज की नोटिस थी, कि आपको जो प्रॉपर्टी सेल हो रही है क्या आपको इसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन थी कि किसका मेंटेनेंस है, कौन इसका टाइटल है, कौन नहीं है। तो इसी का ही बचाव मिलता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी आप आगे चल के मेंटेनेंस के चैप्टर में भी समझेंगे। तो इस तरह से नोटिस जो है वो वर्क करती है, एक आपकी नॉर्मल लाइफ में भी और जब आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो वहां पे भी। तो नोटिस का जो एक सिनोनिम्स अगर हम देखें तो वो क्या होता है, इंफॉर्मेशन ही होता है। तो उसका हम चलते हैं कि इसके एक रूल क्या है, ठीक है, किस तरह से नोटिस वर्क करती है। पहले तो हम ये देखेंगे कि एक तो वो पर्सन होता है जो किसी प्रॉपर्टी को सेल करता है जिसका वो मालिक नहीं होता, ये चीज मैंने आपको बता दी। और एक वो होता है जो डायरेक्ट उसका मालिक होता है, वो प्रॉपर्टी सेल करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि डायरेक्ट जो भी मालिक होता है वो अब उसका ही टाइटल होता है, तो वो वहां पे जो भी परचेजर होता है वो बेफिक्र हो जाता है कि हाँ हमें जिससे प्रॉपर्टी मिल रही है तो उसका प्रॉपर टाइटल उसी के पास है, यानी कि उसको किसी को भी कोई भी इन फ्यूचर में अपने मेंटेनेंस के लिए उस पर दावा नहीं करेगा, कोई भी उसके मेंटेनेंस के लिए कोई भी फ्यूचर में उससे सूट फाइल नहीं करेगा। लेकिन जो फर्स्ट जिसमें दिया गया है कि कोई ऐसा पर्सन जो किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है लेकिन वो उसका मालिक नहीं है, तो वहां पे एक डर रहता है कि हाँ क्या कहते हैं, कोई थर्ड पर्सन उसके मेंटेनेंस के लिए फाइल कर सकता है। तो यहाँ पे ही नोटिस जो है वो प्रॉपर तरह से वर्क करता है।
तो अब हम समझेंगे इसका जो नोटिस का है वो उसका सिद्धांत क्या होता है, यानी कि डॉक्ट्राइन क्या होता है। तो इसमें क्या है, इसमें ये कहा जाता है, अगर हम एक बुक की मैंने एक शॉर्ट लैंग्वेज निकाली हुई है कि सूचना से तात्पर्य किसी तथ्य के ज्ञान से है। जब किसी व्यक्ति को किसी तथ्य ज्ञान है तो कहा जाएगा कि उसे उस तथ्य की सूचना है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि तथ्य का मतलब क्या होता है, फैक्ट से। हम एविडेंस में भी पढ़ते हैं कि फैक्ट, जब भी कोई भी केस होता है, कोई भी मर्डर होता है, कुछ भी होता है, वहां पे हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, फैक्ट निकालते हैं, उसके बाद फैक्ट इन इश्यू निकालते हैं। उसी तरीके से अगर प्रॉपर्टी को भी लेके कोई फ्यूचर में सूट फाइल होता है तो वहां पे भी क्या होता है कि जिस प्रॉपर्टी में जो मेंटेनेंस मांग रहा है या जो भी इश्यू हुआ है उस प्रॉपर्टी में या कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो उसमें फैक्ट क्या है, ठीक है। तो वहां से ही नोटिस का जो सिद्धांत है वो वहीं से ही स्टार्ट हो जाता है, उस फैक्ट की नॉलेज से, यानी कि उस फैक्ट की इंफॉर्मेशन है, उस फैक्ट की नोटिस से है। तो वहां पे ही उसको कहा जाएगा कि इनको इस फैक्ट की नोटिस थी या इनको इस फैक्ट की नोटिस नहीं थी। अब हम आगे चलते हैं जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि इसके टाइप्स ऑफ नोटिस क्या होते हैं। तो अब हम ये समझेंगे, पहली तो चीज ये कि अगर सी जो है जिसने प्रॉपर्टी परचेज करी है तो वो किस कंडीशन में अपना बचाव कर पाएगा कि हाँ हमें इस चीज की नोटिस थी या नहीं थी, और किस कंडीशन में नहीं कर पाएगा। क्योंकि ऐसे तो फिर हर कोई केस जीत जाएगा कि अगर वो हमेशा ही ये बात बोल दे कि हाँ मुझे इस चीज की नोटिस नहीं थी। तो यहाँ पे हर चीज का एक एक्सेप्शन होता है, लॉ में तो ये चीज कॉमन है। तो कहाँ पे ये वर्क करेगा नोटिस और कहाँ पे वर्क नहीं करेगा, तो उसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि नोटिस जो है वो कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि अभिव्यक्त नोटिस क्या होती है, यानी कि जिसको हम कहते हैं एक्सप्रेस नोटिस। उसके बाद हम समझेंगे कि आणविक नोटिस सूचना क्या होती है, यानी कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस। उसके बाद आता है अभ्यारोपित सूचना, यानी कि जो आपकी एजेंट को जो सूचना दी जाती है तो वो क्या होती है। तो सबसे पहले आता है हमारा एक्सप्रेस नोटिस। एक्सप्रेस नोटिस क्या होता है कि अभिव्यक्त सूचना को वास्तविक सूचना भी कहते हैं, यानी कि एक ऐसी सूचना जो कि डायरेक्ट जो सेलर है वो देता है। उसके बाद आता है कि वास्तविक सूचना से तात्पर्य किस चीज या तथ्य के बारे में प्रत्यक्ष या अभिव्यक्त ज्ञान से, यानी कि जो एक डायरेक्ट आपको फैक्ट बताया जाता है, एक जो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दी जाती है, डायरेक्ट नोटिस दी जाती है। एक व्यक्ति एक तथ्य के बारे में सूचना प्राप्त करता है, यानी कि एक व्यक्ति है जो कि उस प्रॉपर्टी को खरीद रहा है, उस फैक्ट के बारे में एक प्रॉपर नोटिस रिसीव करता है। यह अवश्य एक निश्चित सूचना होनी चाहिए, यानी कि एक ऐसी सूचना होनी चाहिए जिसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह न हो, जो संपत्ति में हितवक्त व्यक्ति द्वारा वार्ता के दौरान दी जानी चाहिए। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जब भी कोई प्रॉपर्टी सेल हो रही होती है या उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो रहा होता है तो जो परचेजर है और जो सेलर है तो उस प्रॉपर्टी को परचेज करने के पहले जो उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन देता है, क्योंकि यहाँ पे ये वो करता है कि कोई अफवाह पे यहाँ पे बाउंड नहीं है कि क्या आपने सुना नहीं था, तो आपको बाहर से नहीं पता चला था। अगर इन फ्यूचर कोई भी सूट फाइल होता है तो वहां पे ये नहीं बोल सकते हैं कि क्या आपको पता नहीं चला था, कि आपको बाहर की चीजों से नहीं पता चला था। तो यहाँ पे क्या है कि बाहरी जो बातें होती है उससे कोई मतलब नहीं होता। जो आपको प्रॉपर्टी सेल करा उसने आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी या नहीं दी, उसने आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी या नहीं दी, तो यहाँ पे ही इसी का ही मतलब क्या होता है, एक्सप्रेस नोटिस होता है। तो ये तो मैंने अभी तक आपको इतना बता दिया कि नोटिस क्या होता है, प्लस मैंने आपको ये बता दिया कि उसका सिद्धांत क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, एक्सप्रेस नोटिस क्या होता है। अब हम चलते हैं जो कि है आपका कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब पहले तो हम डेफिनेशन देख देते हैं कि एक ऐसा ज्ञान जो एक न्यायालय एक व्यक्ति पर ऐसी सबल उपधारणा के आधार पर आरोपित करता है जिसे खंडित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि ज्ञान अवश्य प्राप्त किया गया था। यानी कि मतलब यहाँ पे ये है कि जो कोर्ट है, जब भी कोर्ट में कोई सूट फाइल होती है तो वहां पे जो कोर्ट है यानी कि जो जज है वो प्रिजम्पशन कर लेते हैं, वो एज्यूम कर लेते हैं कि हाँ ये तो नॉलेज नॉर्मल सी बात है, ये तो परचेज जो कर रहा है प्रॉपर्टी उसको तो पता ही होगी। अगर हमें फॉर एग्जाम्पल मैं एक और डेली रूटीन का एग्जाम्पल लेती हूँ कि अगर आप कोई भी ग्रोसरी का सामान परचेज करने जा रहे हैं और आप वहां पे उसमें देख रहे हैं कि उसमें एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, फिर भी आप उसको परचेज कर लेते हैं और उसके बाद आप जाके शॉपकीपर को बोलते हैं कि आपने मुझे खराब सामान दे दिया, तो वहां पे कोर्ट उस चीज को नहीं मानेगा कि आपको इस चीज की नोटिस नहीं थी, क्योंकि जब वहां पे रिटर्न में लिखा हुआ है कि उसकी एक्सपायरी डेट हो चुकी है, आपने नहीं देखा, ये आपकी फॉल्ट है। उसी तरह से मैं एक प्रॉपर्टी का भी एग्जाम्पल देती हूँ कि कोई एक ए है, वो
वो सी को जो है वो बी को प्रॉपर्टी सेल कर रहा है और उसने एक पेपर तैयार करा। जब वो एक पेपर तैयार कर रहा है तो उसने उसमें सब कुछ लिख दिया कि हाँ ये थर्ड पर्सन का सी का इसमें आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, ठीक है। और जब सी अपने मेंटेनेंस के लिए बी पे कोई भी सूट फाइल करता है तो वहां पे बी इस चीज का अपना बचाव नहीं कर सकता है कि मुझे तो इस चीज की इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी। क्यों नहीं इन्फॉर्मेशन थी, आपने प्रॉपर पेज क्यों नहीं पढ़ा? तो यही कोड बोलता है कि जब उसमें डीड में लिखा हुआ था, प्रॉपर उस पेपर में लिखा हुआ था प्रॉपर्टी के कि इसमें आपको सी को मेंटेनेंस देना पड़ेगा, तो वहां पे आप इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते हो कि मुझे तो इस चीज की नॉलेज नहीं थी, मुझे तो इसके बारे में नोटिस ही नहीं थी, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो मैं मेंटेनेंस नहीं दे पाऊंगा। तो यहाँ पे क्या होता है, इसी तरह से, इसीलिए मैं बता रही थी कि कई जगह पे नोटिस पक्ष में भी होता है, कई तरह से नोटिस विपक्ष में भी होता है। तो यहाँ पे ये इसका एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है कि आप नहीं ये बोल सकते हो कि मुझे नहीं पता था, क्योंकि कोर्ट ये मानता है कि अगर एक समझदार इंसान अगर किसी चीज की जांच पड़ताल करे तो इतना तो उसको पता ही चल जाता है। तो ये था आपका कंस्ट्रक्टिव नोटिस। उसके बाद हम चलते हैं इम्प्लाइड नोटिस पे। इम्प्लाइड नोटिस का जो एक सेकंड मीनिंग होता है वो ये होता है कि ऐसी नोटिस, ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि किसी एजेंट को दी जाती है, जैसे कि अभिकर्ता को सूचना ही अभ्यर्थित सूचना कहलाती है। इसका संबंध अभिकर्ता से सूचना से है। अभिकर्ता को सूचना उसके मालिक को सूचना माना जाएगा, लेकिन इसके अंतर्गत कुछ सीमाएं, इसके अंतर्गत अभिकर्ता को सूचना मालिक की सूचना नहीं मानी जाएगी। इसका मतलब ये है कि जरूरी तो नहीं है ना कि एजेंट किसी भी मालिक के अंदर, किसी भी प्रिंसिपल के अंदर लाइफ टाइम काम कर रहा है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती है जहां पे हमेशा आप ये कहकर नहीं बोल सकते कि मैंने तो एजेंट को इन्फॉर्मेशन दी थी और यानी कि मैंने वो इन्फॉर्मेशन किसकी मानी गई, मालिक की मानी गई। और कई जगह ऐसा होता है कि वो मान्य भी होती है। तो अब हम पहले तो हम ये समझते हैं कि किस कंडीशन में मानी जाएगी, वो कैसे ये एजेंट काम करता है। तो आपको भी पता होगा, कोई भी अगर हम एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं तो कोई भी अगर पॉलिसी लेता है लाइफ में, तो अब जैसे ए है, उसने कोई एक पॉलिसी ली, ए है जो कि एक कंपनी है, ठीक है, जो उसका मालिक है, बी जो है वो एजेंट है और सी जो है वो कस्टमर है, ठीक है। तो एजेंट कौन हो गया, हमारा बी हो गया। तो सी जो है अपनी सारी नोटिस बी को देगा, यानी कि अपने डॉक्यूमेंट वो क्या करता है क्या काम नहीं करता है। और सी जो है जो मालिक की तरफ से अपनी सारी इंफॉर्मेशन किसको देगा, सी को देगा, क्योंकि हर कस्टमर डायरेक्ट मालिक से बात नहीं करता है। अब अगर आप LIC का बीमा लेने जा रहे हैं तो क्या आपने कभी डायरेक्ट तो LIC के मालिक से बात नहीं करी होगी। उसके जो एजेंट होते हैं, सीनियर जूनियर हर तरह के एजेंट डिवाइड होते हैं, हर पोजीशन पे डिवाइड होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप सोचते हैं आपने तो उससे बात की तो एजेंट से, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस टाइम पे किसकी हो जाती है, एजेंट की हो जाती है। तो यही सारी चीजें क्या कहलाती हैं, आपकी इम्प्लाइड नोटिस कहलाती हैं। उसके बाद हम चलते हैं, ये तो हमने आपको बता दिया कि किस कंडीशन में मानी जाती है। अब हम चलते हैं किस कंडीशन में नहीं मानी जाती है। तो इसमें क्या आता है आपका, पहला तो आता है कि अभिकर्ता के रूप में। इसका मतलब ये है कि वो किस पोजीशन पे काम कर रहा है, ठीक है, यानी कि डिपेंड करता है कि वो किस पोजीशन पे काम कर रहा है, किस पोजीशन पे नहीं काम कर रहा है। क्या वो एजेंट के रूप में ही काम कर रहा है, तो अगर वो एजेंट के रूप में काम कर रहा है तभी माना जाएगा कि जो हम एजेंट को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो मालिक की इन्फॉर्मेशन मानी जाएगी। उसके बाद आता है अभिकरण के दौरान, यानी कि वो एजेंट नहीं भी है, आपने पहले इन्फॉर्मेशन दी थी, नोटिस दी थी उस एजेंट को, बाद में उसने जॉब छोड़ दी और उसके बाद भी वो आपको मिल रहा तब भी उसको नोटिस दे दो, तो उस कंडीशन में जो है मालिक की नोटिस नहीं मानी जाएगी। उसके बाद आता है अभिकरण के व्यापार के क्रम में। इसमें क्या होता है कि इसमें डिपेंड करता है कि जो भी एजेंट है वो उस बिजनेस प्रोसेस में अगर काम कर रहा है, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि अब वो किस पोजीशन पे काम कर रहा है। यानी कि कभी होता है किसी का प्रमोशन होता है, कभी किसी का डिमोशन होता है, तो ये सारी चीजें भी चलती रहती है। तो इसमें ये भी डिपेंड करता है कि वो किस पोजीशन पे, अगर उसका पोजीशन चेंज होगा और आप उसको कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो उस कंडीशन में वो नोटिस नहीं मानी जाएगी। उसके बाद आता है कि अभिकरण के व्यापार के तात्विक, यानी कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि उस से रिलेट ही नहीं है, जो कि वो बिजनेस में है लेकिन आप उसको सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हो और आप सोच रहे हो कि वो मालिक की इंफॉर्मेशन मानी जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। डिपेंड करता है कि वो उसके बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है, तो ये भी एक कंडीशन होती है। उसके बाद आता है आपका अभिकर्ता द्वारा तथ्य का कपटपूर्ण छिपाव, यानी कि अगर एजेंट ही फ्रॉड निकल गया,
अगर एजेंट अपना फायदा देख रहा है वही फ्रॉड निकल गया, और वही अपने फायदे के लिए नहीं बता रहा है मालिक को, और मालिक को इस बात का कहीं से कोई पता ही नहीं है कि एजेंट उसको प्रॉपर नोटिस दे रहा है या नहीं दे रहा, और वो अपना फायदा देख रहा है या आपसे ही झूठ बोलना है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी एजेंट को दी गई नोटिस जो है वो मालिक की नोटिस नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो ये आपके सारे मतलब कि पॉइंट होते हैं कि इम्प्लाइड नोटिस के टाइप्स क्या होते हैं, मतलब सॉरी एक्सेप्शंस क्या होते हैं, और इम्प्लाइड नोटिस क्या होती है, एक्सप्रेस नोटिस क्या होती है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होती है, तथा उसकी जो कंडीशंस होती हैं वो क्या होती हैं। अब हम आपको एक एग्जांपल दे देते हैं। ये तो आपका एक मैंने लाइफ इंश्योरेंस का दिया था, मैं एक प्रॉपर्टी का एग्जांपल देती हूँ कि अगर कोई ए है, वो बिल्डर है और उसने बी को जो है वो एज ए एजेंट हायर करा, और सी जो है वो कस्टमर है। ठीक है, तो क्या कभी आपने देखा है कि जो कस्टमर है वो डायरेक्ट बिल्डर से मिलता हो? कभी ऐसा नहीं होता है। वो जब पहली जो उसकी फर्स्ट मीटिंग होती है, उसका डॉक्यूमेंटेशन होता है, प्लस जो जितनी भी प्रॉपर्टी रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है वो कौन देता है, बी देता है। किसके बिहाफ पे देता है, ए के बिहाफ पे देता है। तो यहाँ में जो उसको नोटिस मिल रही है सी को, ए की जो नोटिस मिल रही है सी को किसके थ्रू मिल रही है, बी के थ्रू मिल रही है। ठीक है, और बी को जो नोटिस मिल रही है वो किससे मिल रही है, सी से मिल रही है। तो सी जो भी अपने डॉक्यूमेंट दे रहा है, जो भी अपनी साइन दे रहा है, जो भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन सिर्फ उस चीज के लिए जो उसके जिस चीज के लिए वो हायर किया गया है, और जिस बिजनेस के लिए वो हायर किया गया सिर्फ उससे रिलेटेड नोटिस अगर जो भी वो दे रहा है तो वो किसकी नोटिस मानी जाएगी, मालिक की नोटिस मानी जाएगी। तो ये आपका किस तरह से प्रॉपर्टी में वर्क करता है एजेंट का, तो ये मैंने आपको सारी चीजें बता दी है, प्लस मैंने आपको नोटिस भी बता दिया है, और नोटिस का क्या सिद्धांत होता है ये भी मैंने आपको बता दिया है, और नोटिस किस तरह से वर्क करती है, और किस सिचुएशन में बचाव मिलता है, किस सिचुएशन में बचाव नहीं मिलता है, ये भी मैंने आपको सारे एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको बता दिए हैं। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर आप अपनी एक पर्सनल लाइफ में लेके एग्जांपल चलेंगे और पर्सनल लाइफ से उसको थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे तो आपको ज्यादा इजी वे में नोटिस समझ में आएगा। तो पहले तो आप नोटिस को अपने माइंड में ये लेके चलिए कि नोटिस का जो एक सेकंड मीनिंग होता है वो क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। तो अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, प्लस आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक मैं प्रोवाइड करती हूँ, प्लस मेरा इंस्टाग्राम पे भी पेज है जहाँ पे मैं कुछ अपने स्टडी मटेरियल से कैसे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं ये भी मैं उसके प्रोवाइड करती हूँ। तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे फॉलो करें जहाँ पे मैं स्टडी मटेरियल सब प्रोवाइड करती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।